Hey everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is a second video of our series जहाँ पर हम आपके साथ DJS that is Delhi Judicial Services के मेंस एग्ज़ाम की जो आंसर शीट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके पहले आप हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो में देखिए हमने कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस किया था कि डीजेएस का जो मेंस एग्ज़ाम है उसका क्या पैटर्न रहता है, कितने मार्क्स का वो रहता है एग्ज़ाम एंड किस तरह से आप अपने आंसर्स को लिखें एंड आरटीआई के रिगार्डिंग बात हमने की थी। और उसी वीडियो में मैंने आपके साथ जो पेपर 1 है दैट इज़ जीके एंड लैंग्वेज, सो जीके और लैंग्वेज के पेपर को भी हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको अपनी जो आंसर शीट है दैट इज़ इवेल्युएटेड आंसर शीट जो कि मैंने आरटीआई के द्वारा ऑब्टेन करी, उस आंसर शीट को आपको दिखाया था। अब आज इस वीडियो में हम सिविल लॉ 1 दैट इज़ योर पेपर 2, तो सिविल लॉ 1 जो आपका पेपर है उसकी जो आंसर शीट है उसको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई डू प्रिज्यूम कि आपके पास क्वेश्चन पेपर ज़रूर होगा। ओके क्योंकि देखिए बिना क्वेश्चन पेपर के आपको नहीं समझ में आने वाला है कि क्या क्वेश्चन था और उसका आंसर किस तरह से मैंने लिखा। ओके तो आप पहले अपने पास क्वेश्चन पेपर ज़रूर रखें और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पर आपको डीजेएस के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी मिलेंगे। तो आप पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। देखिए सिविल लॉ 1 का जो आपका पेपर रहता है उसमें मेनली आपके कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड टीपीए, एसआरए, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ प्लस दिल्ली के कुछ लोकल लॉज लाइक एज दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, म्यूनिसिपल एक्ट, ओके एंड कमर्शियल कोड्स एक्ट, ये सब आपका सिविल लॉ 1 का सिलेबस रहता है। अब सिलेबस वगैरह देखिए ज़्यादा डिटेल में कुछ बात नहीं करेंगे, वी विल स्टे लिमिटेड टू दिस वीडियो। जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा वो यही है कि आप इस आंसर शीट के द्वारा ये समझ सकें कि आंसर को अटेम्प्ट करने का क्या एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ओके कई बार देखिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि क्या कंटेंट है, हमें कंटेंट पता होता है क्वेश्चन का आंसर का, लेकिन हम उस कंटेंट को प्रॉपर्ली लिख नहीं पाते। एंड और भी ज़्यादा दिक्कत आती है जब आपसे कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए। अगर आप डीजेएस का पैटर्न देखेंगे तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, क्योंकि डीजेएस देखिए एक ओपन डायरेक्ट एग्ज़ाम है। ओपन डायरेक्ट एग्ज़ाम मतलब जहाँ पर आपको डायरेक्ट्स दिए जाते हैं, डायरेक्ट की कॉपीज़ आपके पास होती हैं, आप जब चाहें डायरेक्ट को खोलकर उसे रेफ़र कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ आपको उस प्रॉब्लम को किस तरह से एनालाइज करना है, यही एक मेन क्वेश्चन आपके सामने रहता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। एंड प्लस आप देख सकते हैं कि देखिए इस क्वेश्चन पेपर में 120.5 मार्क्स जो हैं वो मुझे मिले थे। ओके तो अब देखिए आंसर शीट में ही आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं, तो जब कभी आप किसी मेंस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें तो इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ें। सो देखिए अब देखिए क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ज़रूरी नहीं है कि जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर आया है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप उसी सीक्वेंस में ही उसे अटेम्प्ट करें। आपकी कन्वीनियंस है कि आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, बट दिस डजंट मीन कि आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया पार्ट 3 और फिर उसके बाद आप पार्ट 2 का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर पार्ट 1 का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर से पार्ट 3 का अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऐसा आपने नहीं करना है। आपको अपनी आंसर शीट को एग्जामिनर के लिए कन्वीनियंट बनाना है,
ताकि एग्जामिनर अच्छे से उसे आराम से इजीली चेक भी कर सकें। तो अगर आपने पार्ट 3 सपोज़ मैंने पहले अटेम्प्ट किया, तो मैंने पार्ट 3 के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी को एक साथ अटेम्प्ट किया। उसके बाद फिर मैं पार्ट 2 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने लगी एंड देन फिर पार्ट 1 पर मैं आई। तो आपको भी ऐसा ही करना है कि आप ज़रूरी नहीं है कि पार्ट 1 को ही पहले अटेम्प्ट करें फिर पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 पर आएँ। अगर आप पार्ट 3 को भी पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, उस पार्ट के सभी क्वेश्चंस को एक साथ ही अटेम्प्ट करें। फिर यहाँ पर मैंने आंसर नंबर डाला एंड देखिए अब ये जो क्वेश्चन था ये था एक प्रॉब्लम, एक बड़ी सी प्रॉब्लम आपके सामने क्वेश्चन पेपर में आएगी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं है, लेकिन आंसर 12 क्वेश्चन 12 को आप अपने क्वेश्चन पेपर में पढ़ें। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ लें, क्वेश्चन 12 क्या कहता है, और इवन अपने मन में आप सोच भी लें कि अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद आप वीडियो को दोबारा से देखना शुरू करें। देखिए जब कभी आप किसी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले उस क्वेश्चन में जो भी फैक्ट्स थे उन सभी फैक्ट्स को यहाँ पर मेंशन किया। अब देखिए इससे क्या होगा, आपको लगेगा कि फैक्ट्स तो क्वेश्चन पेपर में भी दिए गए हैं, एग्जामिनर चाहे तो क्वेश्चन पेपर से फैक्ट्स पढ़ लेंगे और हमें तो सिर्फ आंसर लिखना है, तो हम क्यों ना अपना आंसर से ही शुरू करें। जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है, जो प्रॉब्लम हमें डील करनी है, क्यों ना हम वहीं से स्टार्ट करें। फैक्ट्स को रिपीट करने का क्या मतलब बनता है, ऐसा आपको लग सकता है, बट द थिंग इज़ आपको अपनी आंसर शीट को एग्जामिनर के लिए कन्वीनियंट बनाना है। प्लस उसके साथ साथ भी आप भी जब किसी क्वेश्चन को डील करेंगे तो बार बार आपको क्वेश्चन पेपर में ना देखना पड़े, इसीलिए मुझे यही सही लगा कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन के जो फैक्ट्स हैं उनको मेंशन करूं। तो मैंने देखिए सभी फैक्ट्स को 1 बाय 1 लिखा, और एक तरह से कैसे लिखा कि वर्ड बाय वर्ड नहीं लिख करके, बल्कि जो उसका एक तरह से क्रक्स निकल के आता है वो लिखा कि सबसे पहले क्या हुआ, एक ओनर था एक पर्टिकुलर लैंड का और उसने क्या किया, एक एग्रीमेंट टू सेल किया, कितने पैसे के लिए, इतने पैसे के लिए किया, किस ईयर में किया। तो इस तरह से ब्रीफली जो भी उस प्रॉब्लम के फैक्ट्स थे उन सभी को मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि उसके बाद जो है वो एक्स ने 25,000 अमाउंट जो है वो एज अ कंसिडरेशन पे कर दिया एंड सेल डीड को 2 साल के अंदर एग्जीक्यूट किया जाना था, लेकिन जो ये टाइम पीरियड था 2 साल का, इसको एक्सटेंड किया गया बाय द ओनर। देन एक्स ने फर्दर 15,000 रुपये फिर से पे किए। एक्स ऑल्सो एग्री करता है कि मैं बचे हुए जो 16,000 रुपये हैं उनको भी पे कर दूंगा। बट ईयर 1994 में क्या होता है कि जो ओनर है उसने लैंड को किसी अन्य पर्सन पी को जो है वो सेल कर दिया और सेल डीड भी एग्जीक्यूट कर दी इन द फेवर ऑफ पी। अब देखिए यहाँ पर जो ये टिक लगे हुए हैं, ये टिक इस बात को दर्शाते हैं कि जो भी एग्जामिनर हैं जिन्होंने इस आंसर शीट को इवेल्युएट किया तो उन्होंने इसी तरह से मेरी आंसर शीट में उन फैक्ट्स को अच्छे से पढ़ा है। तो इससे क्या हुआ कि उन्हें क्वेश्चन पेपर ना देखना पड़ा, उन्होंने यहीं से फैक्ट्स को आंसर शीट में ही पढ़ लिया। देन सब्सिक्वेंटली देखिए क्या होता है, एक्स ने एक सूट फाइल किया अगेंस्ट पी। अब यहाँ पर देखिए इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन को समझा नहीं पाऊँगी कि क्या क्वेश्चन था, फिर उसको कैसे डील करना है। आई होप कि आप अगर डीजेस देना जा रहे हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सब क्लियर होंगे। तो इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक पैटर्न बता रही हूँ, एक फॉर्मेट समझा रही हूँ कि आपको किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो पहले आपने सभी फैक्ट्स को मेंशन कर दिया। देन उसके बाद देखिए क्या होता है, एक सेकंड अपील की गई एंड उसके बाद यहाँ पर एक्स जो है वो क्या आता है, अपेक्स कोर्ट के पास आता है और ये बताता है कि वो तो रेडी और विलिंग है बचा हुआ अमाउंट पे करने के लिए, लेकिन जो अपोजिट पार्टी है वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को उसे नहीं बेच रही है। इसीलिए एक्स क्या चाहता है, एक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम कर रहा है। देन यानी कि अब यहाँ पर हमने उस पूरी प्रॉब्लम के सभी फैक्ट्स को लिखा। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया कि अब हमारे सामने जो मेन क्वेश्चन है जो हमें डिसाइड करना है वो क्या है। ठीक है, सभी फैक्ट्स को समझने के बाद क्वेश्चन निकल करके आता है कि क्या केवल और केवल
फेलियर टू अवर द रेडीनेस एंड विलिंगनेस इन प्लेंट इज फेटल टू द सूट। अब ये क्वेश्चंस आपको खुद फ्रेम करने हैं और आप जब प्रॉब्लम को पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि किन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बेसिस पर ही वो प्रॉब्लम बनाई गई है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या आता है कि क्या जो अपीलेंट एक्स है उसने अपनी रेडीनेस और विलिंगनेस को वो प्रूव कर पाया या नहीं कर पाया। एंड थर्ड क्वेश्चन आता है कि क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस केवल एक डिस्क्रिशन है कोर्ट का या मैंडेटरी होता है। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे द्वारा 3 ये क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए। अब कुछ कुछ देखिए ये पैटर्न आपको ऐसा भी लग रहा होगा जिस तरह से हम जजमेंट राइटिंग लिखते हैं। अगर आपने कभी जजमेंट राइटिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आपने वहाँ भी देखा होगा कि वहाँ भी आपने प्लेंटिफ ने क्या कहा, डिफेंडेंट ने क्या कहा, उसके बाद क्या पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन बनते हैं और उन पॉइंट्स के बेसिस को किस तरह से पॉइंट्स को डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न मैंने फॉलो किया। पहले मैंने प्रॉब्लम के फैक्ट्स लिखे, फिर क्या क्वेश्चंस हैं वो लिखे, एंड देन वी कम टू द डिसीजन ऑफ केस कि उस केस का क्या डिसीजन मेरे द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर देखिए सभी अब उन प्रॉब्लम्स को, उन क्वेश्चंस को मैंने 1 बाय 1 डील किया। ऐसा भी नहीं है कि आपने पहले एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कहीं भी हैपेजार्ड मैनर में आप उन्हें डील कर रहे हैं। आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डील करें और क्या जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को भी साइट करते हुए चलें कि सेक्शन 16(1)(c) जो है SRA का वो यहाँ पर रेलेवेंट होता है। फिर वो प्रोविज़न क्या कहता है ये मेंशन किया और वो जो प्रोविज़न है वो क्या कहता है और ये चीज़ किस तरह से हमारे इस आंसर में रेलेवेंट है उस बात को भी लिंक किया, दोनों चीज़ों को आपस में लिंक किया। एंड अगर कोई रेलेवेंट केस आपको याद है तो उस केस लॉ को भी साइट करें। भले ही आपको साइटेशन पूरा याद नहीं हो लेकिन केस का नाम याद है तो वो नाम भी आपने लिखा। देन फर्दर अब आपको अब देखिए ये अंडरस्टैंडिंग आप खुद डेवलप करनी है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आया उस क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे। तो वो डील आप कैसे कर रहे हैं वो तो आपका डिपेंड करेगा ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ कि आपने कितना अच्छे से लॉ को पढ़ा है, समझा है। जितना अच्छे से आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, उतने अच्छे से आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी मुझे एप्लीकेबिलिटी वहाँ पर लगी वो सब मैंने मेंशन करते हुए अपने आंसर को लिखा। और हर जगह देखिए जो भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो लिखे। एंड देखिए आप देख सकते हैं कि जहाँ कहीं मैंने सेक्शंस लिखे वहाँ पर इसे टिक लगाया हुआ है। मीन्स एग्जामिनर ने चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं कि हाँ मैं कहाँ पर क्या लिख रही हूँ, किन रेलेवेंट सेक्शंस का जिक्र कर रही हूँ, और अगर किसी फाइंडिंग पर मैं पहुँचती हूँ तो उस फाइंडिंग पर मैं किस बेसिस पर पहुँची हूँ। एंड यहाँ पर मैंने अपना आंसर कंक्लूड किया और उसके बाद देखिए मुझे यहाँ पर 21 मार्क्स इसमें मिले। तो अब ये आंसर शीट आपके साथ शेयर करने का मोटिव यही है कि आप समझ सकें कि जब कभी नॉट इवन इन DGS बट अदर बहुत से ऐसे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी आपके सामने प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप सपोज यूपी अगर फोकस कर रहे हैं तो यूपी में भी IPC के रिलेटेड आपसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ भी आपको क्या करना है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को हमेशा कैसे डिसाइड करना है। आप सबसे पहले उस प्रॉब्लम के फैक्ट्स को ब्रीफली मेंशन करें। उन फैक्ट्स के बेसिस पर क्या क्वेश्चन निकल करके आता है उस क्वेश्चन को आप मेंशन करें कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि हमें डिसाइड करना है। अब जब आप अपना डिसीजन देने चलें तो अपने उस डिसीजन में आप जितने अच्छा एक रीजनिंग दे सकते हैं, जो भी आप कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए तो वो हाँ ऐसा क्यों होना चाहिए, तो उस क्यों का आंसर आप अपने रीजंस जितना ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। आप जो कुछ भी कहते हैं, आप हाँ कह रहे हैं, ना कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, आप कहते हैं कि ये ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड बना, आप कहते हैं ये मर्डर का ऑफेंस हुआ, या कुछ भी आप डिसाइड करते हैं, तो वो जो डिसीजन है उसके पीछे का आपकी क्या रीजनिंग है, क्या बेसिस है, उस रीजनिंग के ही मार्क्स आपको मिलेंगे। और वो रीजनिंग डेवलप होगी जब आप लॉ को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, समझेंगे, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी को भी समझेंगे, उतना ही आप अच्छे से आंसर लिख
पाएंगे। और आंसर का फॉर्मेट क्या होगा वो आप आंसर शीट से देख सकते हैं। ओके एंड देखिए इस आंसर शीट की जो PDF है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो PDF से क्या होगा कि आप आराम से अच्छे से क्वेश्चन पेपर को साइड में रख करके और बहुत सही से देख सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि वीडियो में देखिए मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊँगी फ़िलहाल। सिमिलरली देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरह से मैंने प्रॉब्लम के सभी फैक्ट्स को मेंशन किया। देन मैंने लिखा कि क्वेश्चंस टू बी डिसाइडेड, क्या क्वेश्चंस अब हमें डिसाइड करने हैं। और फिर मैं अपने डिसीजन की तरफ जब बढ़ी तो वहाँ पर भी हर जगह मैंने देखिए सेक्शंस मेंशन किए और वो सेक्शंस किस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेलेवेंट हैं उस चीज़ को भी मैं साथ के साथ मेंशन करते हुए लिखा है सब कुछ। देखिए उस प्रोविज़न को भी मेंशन किया। अब यहाँ पर क्या है, ओपन डायरेक्ट एग्ज़ाम है, तो आप सेक्शंस अगर भूल भी जाते हैं कभी तो आप रेफ़र कर सकते हैं डायरेक्ट से। प्लस देखिए रेलेवेंट केस लॉ, जो मुझे केस लॉ वहाँ पर याद आया वो मैंने लिखा, बट वो मैंने लिखा मीन्स वो जो रेलेवेंट था उस सेक्शन से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो मैंने वहाँ पर साइट किया। एंड देखिए उसी तरह से प्रॉब्लम को हम आगे डील करते हुए चले हैं एंड देन आई गॉट 19 मार्क्स। और सिमिलरली देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी मेरा यही पैटर्न रहा। मैंने पहले फैक्ट्स को मेंशन किया, उन सभी फैक्ट्स को मेंशन करते हुए डिसीजन ऑफ द केस, क्वेश्चंस भी पहले मैंने बनाए। ओके क्वेश्चंस के बाद जो है हम डिसीजन पर पहुँचे। अब डिसीजंस में भी यही कि क्या पर्टिकुलर सेक्शन है जो कि रेलेवेंट है, उन सेक्शंस की तरफ हम बढ़े। और अब देखिए जो भी फाइंडिंग है उस फाइंडिंग का क्या बेसिस है वो सब आप लिखेंगे। ओके एंड देन आई गॉट अगेन 21 मार्क्स। तो इस तरह से मैंने अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। तो ये सभी देखिए प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस थे। और जहाँ कहीं देखिए मुझे केस लॉ याद आया तो मैंने केस लॉज भी मेंशन किए। केस लॉ से क्या होता है, आप जो भी लिख रहे हैं अपनी आंसर शीट में आप उस चीज़ को एक वैलिडिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि आप जो भी लिख रहे हैं वो अपनी मनमर्जी से नहीं लिख रहे हैं, आपके पास वो लिखने का एक बेसिस है, आपने किसी पर्टिकुलर केस लॉ में वो बात पढ़ी है। ओके एंड जहाँ कहीं आप सेक्शंस लिख रहे हैं तो सेक्शंस को अच्छे से कोट करें, एग्जाम्पल्स दें। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपका एग्जाम्पल लिखने का स्कोप ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल्स आप वहाँ पर भी लिखें, केस लॉज भी लिखें। ओके नाउ वी कम टू पार्ट सेकेंड। अब देखिए जो पार्ट सेकेंड था वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसा प्रॉब्लम बेस्ड ज़्यादा नहीं था। तो वहाँ पर क्या है, डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो किस तरह से डैमेजेस मिलते हैं। तो उससे रिलेटेड दोनों रेलेवेंट सेक्शंस 73 एंड 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड देखिए हर बार मैं अपनी वीडियोस में भी आपसे कहती हूँ कि जब कभी आप किसी एक्ट का नाम लिखें तो उसका ईयर भी साथ में मेंशन करें और पूरा उसको लिखें। लिखने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि ICA सेक्शन 73 74 ऑफ ICA, लेकिन आप पूरी मेरी आंसर शीट में इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि मैं हमेशा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड विद ईयर इस तरह से ही मेंशन किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ और चीज़ बता रही हूँ और ख़ुद कुछ और कर रही हूँ। जो मैंने हमेशा से अपने आंसर शीट में किया वही मैं आपके साथ शेयर करती हुई आई हूँ। और आप ये देख भी सकते हैं कि इस तरह से मैंने आंसर लिखा। सेक्शन 73 उससे रिलेटेड जो केस लॉ है वो मेंशन किया। फिर उस केस लॉ में जो कहा गया था जनरल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, ये मैंने मेंशन किया। देन सेक्शन 74। अब देखिए आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंग आप कितना कंटेंट लिख रहे हैं। 74 में क्या बात कही गई है वो मैंने लिखा। जहाँ कहीं भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ज़रूर अंडरलाइन करें। और अगेन 74 से रिलेटेड भी एक केस लॉ मुझे याद था तो वो मैंने मेंशन किया। देखिए केस लॉज का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप केस लॉज लिख रहे हैं, आप सेक्शंस को मेंशन कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, प्लस आप एग्जांपल्स भी दे रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों से आपका आंसर अच्छा बनता है और इन्हीं वजह से आपको आंसर्स जो हैं वो मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। ओके सो आई गॉट 11 मार्क्स। देखिए और 3 केस लॉ, देखिए एक ही आंसर में मैंने 3-4 केस लॉज को मेंशन किया, सेक्शंस मेंशन किए, एग्जांपल दिए। ओके
देन ये देखिए एडिशनल आंसर शीट है। तो फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन था एंटी सूट इंजंक्शन। अब मुझे अच्छे से याद है कि मुझे इतना ज़्यादा इस के बारे में नहीं पता था कि एंटी सूट इंजंक्शन क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर क्या था कि मैं इस आंसर को छोड़ भी सकती थी कि मुझे नहीं पता इंजंक्शन ये क्या है, एंटी सूट इंजंक्शन, तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ। बट द थिंग इज़ कि आपने क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको जो उस चीज़ से रिलेटेड है वो लिखें। तो मुझे इंजंक्शन तो पता है, एंटी सूट इंजंक्शन से भी थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है वो मैंने लिखा। इंजंक्शन की डेफिनेशन मुझे पता है कि लॉर्ड हेल्सबरी ने क्या कहा है, वो मैंने लिखा। देन इंजंक्शन सिंपल बेसिक जो मेन इंजंक्शन है उसको डिसाइड करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में थोड़ा ब्रीफली लिख दिया। देन इंजंक्शन से रिलेटेड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो प्रोविज़न है वो मैंने मेंशन किया। ओके, देन सेक्शन 41 जो है उससे रिलेटेड मैंने मेंशन किया कि सेक्शन 41 जो है वो क्या कहता है। एंड देन देखिए एंटी सूट इंजंक्शन क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने मेंशन किया जो मुझे पता था, और एक केस लॉ के साथ इसे एंड किया। आप मेरी हैंड राइटिंग से भी देख सकते हैं कि मुझे क्वेश्चन सच में उतना अच्छे से नहीं आता था, इसीलिए मैंने इसको बाद में अटेम्प्ट किया, और राइटिंग भी थोड़ा बाद में ऐसे फ्लो में लिखा गया। बट फिर भी देखिए मुझे 8 मार्क्स यहाँ पर मिले। तो इंस्टेड ऑफ लीविंग द आंसर कि आपको नहीं आता है, अरे यार ये आता ही नहीं है बिल्कुल भी, इसको छोड़ दें, ऐसा करने की बजाय आप क्या करें, जो आपको लगता है उसके बारे में वो लिखें। Then we come to part 1, and as far as part 1 is concerned, I do remember कि part 1 सभी क्वेश्चन पेपर्स में मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पार्ट 1 में जो क्वेश्चन थे वो प्योरली आपके एप्लीकेबिलिटी बेस्ड नहीं थे, वो सिंपल आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। जैसे पहला ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग द मोड्स ऑफ तलाक, तो यहाँ पर आपने मुस्लिम लॉ में जो तलाक के बारे में पढ़ा है वो सब आपको लिखना था। तो यहाँ पर ये है कि जितना अच्छे से आपको कंटेंट याद था उसको आप प्रेजेंट करें, और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो एक बार देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में थोड़ा होता है कि आप नहीं समझ पाते हैं उतने अच्छे से कि आप किस तरह से लॉ को अप्लाई करें, प्लस वहाँ पर एक स्कोप भी नहीं होता उतना ज़्यादा कि आप बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर लें। बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या है कि आप जितना अच्छे से उसका आंसर लिख देंगे, प्रेजेंट कर देंगे, उतने अच्छे मार्क्स आप गेन कर लेंगे। तो तलाक से रिलेटेड देखिए आप इस तरह से फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि क्या हम चार्ट्स बना सकते हैं, ऐसे लाइंस वगैरह लगा सकते हैं। आप आराम से चार्ट्स बनाएं, लाइंस ड्रॉ करें, तो ऐसा आप कर सकते हैं। देन तलाक का देखिए इस तरह से फ्लो चार्ट के बाद तलाक की बेसिक डेफिनेशन मैंने दी कि तलाक क्या होता है। देन तलाकुल सुन्नत क्या है, फिर तलाकुल सुन्नत भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, तलाक हसन और हसन, तलाक हसन क्या है। एंड आई रिमेंबर कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि विच इज़ द बेस्ट और मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी इसी के साथ साथ। ओके, देन इसके एसेंशियल्स को मेंशन किया। देन हसन तलाक क्या होता है उसके बारे में लिखा। ओके, देन उसके एसेंशियल्स को भी मेंशन किया। फिर तलाकुल बिद्दत क्या है, जिसे ट्रिपल तलाक भी कहा जाता है, तलाकुल बेन भी कहा जाता है। देखिए इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों से आपका आंसर बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लिखते ही आपकी नॉलेज झलक रही है कि आपको पता है कि तलाकुल बिद्दत को तलाकुल बेन भी कहा जाता है, ट्रिपल तलाक भी कहा जाता है। फिर उसके एसेंशियल्स को आप मेंशन कर रहे हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये केस लॉ जो है दिया कि इस केस लॉ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एंड सब्सिक्वेंटली ये एक पर्टिकुलर एक्ट है जो कि पास किया गया। एंड यहाँ पर देखिए मैं 6 नंबर पाई हूँ, एंड आई गेस ये शायद 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, एंड 10 में से मुझे 6 मिले। तो ये देखिए इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आपके ऊपर है कि आप अपने आंसर को कितना प्रेजेंटेबल बनाएं। देन फिर देखिए नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन था राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अब यहाँ पर अगर आपको नहीं भी अच्छे से याद है सेक्शंस, तो आपके पास क्या है, बेयर एक्ट अवेलेबल है, बेयर एक्ट को खोलें और उसमें से लिख सकते हैं इस आंसर को आराम से। बट इस तरह के क्वेश्चन में भी देखिए क्या करना है, अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बेयर एक्ट ही आप कॉपी पेस्ट कर दें। बेयर एक्ट में से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखें, प्लस आप एग्जाम्पल्स भी दें। अब उस एग्जाम्पल में भी ऐसा नहीं है कि जो बेयर एक्ट का इलस्ट्रेशन है वही आपने लिख दिया, आपने एक अलग से अपने अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है ना। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया था लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का डिफरेंस। अब डिफरेंस में देखिए हमेशा हमेशा मैंने आपसे अपनी वीडियोस में भी कहा है कि जब कभी आप डिफरेंस वाला कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो हमेशा इस तरह से लाइन ड्रॉ करके ही डिफरेंस
लिखें। तो मैंने भी यही किया है, मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके ही इस तरह से कंपैरिजन करते हुए डिफरेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और फिर से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। ठीक है, जिस तरह जहाँ कहीं भी देखिए क्वेश्चन में दिया गया हो कि आपको एग्जाम्पल देना है तो आप एग्जाम्पल भी दें। फिर यहाँ पर मुझे 5.5 मार्क्स जो है वो मिले। नेक्स्ट वी कम टू दिस क्वेश्चन। तो आप देखिए सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, मैं आपको हर एक क्वेश्चन नहीं पढ़ के बता सकती, लेकिन आप हमेशा ये बात याद रखें कि जब कभी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपके पास मेनली सेक्शन लिखा होना चाहिए। सेक्शन से रिलेटेड कोई आप एग्जाम्पल दे सकते हैं तो आप उसके एग्जाम्पल्स को भी दें। कोई केस लॉज आपको याद है, केस लॉज ज़रूर लिखें। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर से आपके पास ये क्वेश्चन था तो सेक्शन 5 से रिलेटेड, तो पहले मैंने सेक्शन 5 को मेंशन किया और सेक्शन 5 क्या कहता है, इंटरवाइवस ट्रांसफ़र क्या है, इस तरह से मेंशन किया। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर शीट हमारा ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट फिर सिविल लॉ 2 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए इन वीडियोस का जो मेन पर्पस है, पर्पस साफ है कि अपनी आंसर शीट के थ्रू मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आपकी जो आंसर शीट है, पहली बात कि आप याद रखें आपकी आंसर शीट्स बहुत अच्छे से चेक होती हैं, उनको पढ़ा जाता है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा जाता है। तो इसलिए आप कभी भी अपने आंसर शीट्स में कुछ भी ऐसा ना लिखें जहाँ पर आप घुमाने फिराने की कोशिश कर रहे हों। घुमाने फिराने इन द सेंस कि आप कुछ इररेलेवेंट ऐसा ना मेंशन करें अपनी आंसर शीट में जो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही ना हो। प्लस दूसरी बात कि आप जब कभी अपने आंसर्स लिखें तो उसमें आप सेक्शंस ज़रूर मेंशन करें, केस लॉज मेंशन करें, एग्जाम्पल्स ज़रूर दें। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको नहीं आता है तो उस तरह के क्वेश्चंस में भी आप उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करें। अटेम्प्ट करने की कोशिश आपकी ऐसी कोशिश होनी चाहिए जहाँ पर आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें ही लिखें, इररिलेवेंट आपको कभी भी नहीं लिखना है। ओके, तो अब देखिए ये जो आंसर शीट है इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इजीली मिल जाएगा। वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से आप क्वेश्चन पेपर भी हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, खुद से अपने आंसर्स लिखें और जो भी आपने आंसर्स लिखे हों अपने आंसर्स को कंपेयर करें विद द आंसर्स दैट आई हैव रिटन। ओके, देखिए मैं भी ये नहीं कहूँगी कि मेरे आंसर्स एकदम बेस्ट आंसर्स हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक फॉर द सेक ऑफ आइडिया कि किस तरह से आंसर्स लिखने हैं आप इन्हें रेफ़र कर सकते हैं। आई होप देखिए हमारा जो ये इनिशिएटिव है ये आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस हेल्पफुल हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन हिट द लाइक बटन ऑल्सो। ऑल्सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं सो दैट उनकी भी हेल्प हो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, so do subscribe our channel, stay tuned with us and do hit the bell icon so that हमारी upcoming videos के notification भी आपको time to time पर मिलते रहें। Stay tuned with us. Thank you.